नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आव्रजन, वीजा, विदेशी पंजीकरण और निगरानी योजना को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने की दी मंजूरी। हवाई यात्रा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए संशोधित उड़ान योजना को भी दी सहमति। देश भर में ईंधन की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी। पेट्रोल और डीजल के दामों में नहीं की गई कोई बढ़ोतरी। हाल ही में 2.5 लाख नए एलपीजी कनेक्शन किए गए जारी। कालाबाजारी रोकने के लिए देश भर में जारी है छापेमारी। पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विपक्ष को भारत के कूटनीतिक रुख की देंगे जानकारी। लोकसभा ने ध्वनि मत से वित्त विधेयक 2026 किया पारित। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई, किसानों तथा सहकारी समितियों को सशक्त बनाने पर दिया जोर। कहा, आज संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान तेज। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, राज्य में नमाज को पूरी आजादी, लेकिन पूजा के लिए लेनी पड़ती है मंजूरी। वहीं ममता बनर्जी ने फिर उठाई एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार की तरफ से अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता के जरिए पश्चिम एशिया संकट से जुड़ी ताजा जानकारी दी गई। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में पर्याप्त कच्चा तेल है और तेल रिफाइनरी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि पेट्रोल डीजल की पैनिक में खरीदारी न करें और अफवाहों से बचें। हमारे पास कच्चे तेल की पर्याप्त इन्वेंट्री उपलब्ध है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारी रिफाइनरीज भी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर चल रही हैं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं पत्तन, पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में शिपिंग से जुड़ी कोई घटना नहीं देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले 20 जहाज हैं, जिन पर मौजूद 540 नाविक सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि बंदरगाहों का संचालन भी सामान्य रूप से जारी है। पिछले 24 घंटे में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से संबंधित कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। हमारे 20 भारतीय ध्वज के जहाज, उसमें 540 भारतीय नाविक पर्शियन गल्फ में हैं और सुरक्षित हैं और उनसे डीजी शिपिंग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, उन पर निगरानी रखे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 200 कॉल, टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 500 ईमेल प्राप्त हुए हैं, जिनका जवाब दिया जा रहा है। और पिछले 24 घंटों में 50 भारतीय नाविकों को रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है अपने इंडियन मिशंस के सहयोग से। पोर्ट के ऑपरेशन सामान्य हैं, कहीं भी कोई कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है। विदेश मंत्रालय में गल्फ के अतिरिक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि विदेश मंत्रालय पश्चिम एशिया में चल रही स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास वहां मौजूद भारतीयों के लगातार संपर्क में है। Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in the Gulf and the West Asia region.
we are according the highest priority to ensure the safety, security and well-being of the large Indian community in the region. Ministry's dedicated control room remains operational to address queries and support Indian nationals and their families. We remain in regular touch with the state governments and union territories to share information and coordinate our efforts. Our missions posts in the region have been working continuously, maintaining 24/7 helplines for responding on a real-time basis. They remain in constant touch with the large number of Indian community associations and organizations spread across the region. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत में ईरान के राजदूत से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने ईरान से मिले सहयोग के लिए आभार जताया। माननीय विदेश मंत्री की जो ईरान के यहाँ उनके राजदूत हैं उनसे मुलाकात हुई। दोनों के बीच में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बारे में बात हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान में हमारे बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं और उनमें से कई भारतीय नागरिक अब अजरबैजान और आर्मीनिया के रास्ते ईरान छोड़कर देश लौटे हैं और लौट रहे हैं। इनके बारे में माननीय विदेश मंत्री ने जो ईरान के सरकार की तरफ से हम लोगों को मदद मिली उसके लिए धन्यवाद दिया। पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र सरकार ने आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में पश्चिम एशिया संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उपस्थित रह सकते हैं। विपक्ष ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य के बाद इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई थी। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल पश्चिम एशिया युद्ध और इसके भारत पर प्रभाव को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। राज्यसभा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में छिड़े वर्तमान संघर्ष के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अधिकार संपन्न 7 नए समूहों का गठन किया गया है, जो एलपीजी, आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अन्य विषयों का नियमित आकलन कर सुझाव देंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका केरलम में एक कार्यक्रम पहले से तय है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैश्विक संकट के बीच कृषि क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को फार्मर आईडी के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बीज सुखाने के लिए आवश्यक गैस और एग्रोकेमिकल्स की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों की रक्षा करना तथा आगामी खरीफ सीजन के लिए रणनीतिक तैयारी सुनिश्चित करना था। केंद्रीय कृषि मंत्री ने फर्टिलाइजर्स की न्याय संगत और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। वहीं कृषि मंत्री ने वैश्विक संकट का लाभ उठाकर खाद और बीजों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कृषि क्षेत्र की पल पल की निगरानी के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया। ये सेल खाद, बीज और कीटनाशकों की उपलब्धता की साप्ताहिक रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्री को प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव संसाधन समय पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक संदेश तेजी से प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि देश में ईंधन यानी कि पेट्रोल और डीजल की भारी कमी होने वाली है। इन संदेशों में लोगों से भविष्य के लिए स्टॉक जमा करने और घबराहट में खरीदारी करने का आग्रह किया जा रहा है। इस बीच भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने इन खबरों को पूरी तरह से भ्रामक और गलत बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। देश की सभी तेल रिफाइनरीज
उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और उनके पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडारण भी है। इसके अलावा ईंधन की सप्लाई चेन पूरी तरह से सक्रिय है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आपूर्ति निरंतर बनी हुई है। पीआईबी फैक्ट चेक ने अपील की है कि पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें न लगाएं और अनावश्यक रूप से तेल का स्टॉक न करें। घबराहट में की गई खरीदारी ही कृत्रिम कमी यानी कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करती है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर आने वाले असत्यापित संदेशों को साझा करने से बचे, ये भी अपील की गई है और किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी हैंडल का अनुसरण करने को कहा गया है। लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 से पारित हो गया है। इससे पहले चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सुधारों की रफ्तार पर सवार है और सुधार पूरे विश्वास और स्पष्टता के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुधार किसी मजबूरी में नहीं हो रहे हैं, बल्कि विश्वास, स्पष्टता, आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता के साथ किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुधारों की रफ्तार पर सवार है। Nation building is a continuous process and it doesn't happen overnight. Every budget, every finance bill that we've come up with is a step towards the ultimate goal, and that is attaining Viksit Bharat by 2047 and fulfilling the aspirations of 140 crore Indian citizens. India is actually moving forward with reform not out of compulsion, which is what has happened earlier. Reform is not happening out of compulsion, but out of conviction, with clarity, confidence and commitment. India is riding on the reform express under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, and this finance bill of 2026-27 therefore rests on 5 clear principles, sir. First one is there is a trust-based tax administration that is being improved upon. Actually, we are reducing unnecessary hardship for honest taxpayers. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने एमएसएमई किसानों और सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, क्योंकि ये रोजगार सृजन, उत्पादन और भारत के समग्र विकास के केंद्र में है। We are empowering the MSMEs, farmers and cooperatives, because MSMEs, farmers and cooperatives are at the heart of creation of employment, for production and for overall development of India. So this finance bill supports them with very many measures that improve liquidity but also reduce the compliance burden and give them the opportunity to have greater contribution made towards first their cooperatives and then the larger economy. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरस्वती सम्मान को लेकर के बड़ी घोषणा की गई है। रामकुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। के बिड़ला फाउंडेशन ने यह घोषणा की है। इसके तहत भारतीय साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है, जो कि रामकुमार मुखोपाध्याय को दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, के बिड़ला फाउंडेशन की घोषणा। भारतीय साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए जो सम्मान दिया जाता है उसका नाम है सरस्वती सम्मान, और सरस्वती सम्मान को लेकर के बिड़ला फाउंडेशन की यह घोषणा है कि रामकुमार मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में ये उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। भारतीय साहित्य में विशिष्ट योगदान को समर्पित है यह सम्मान, सरस्वती सम्मान, जिसकी घोषणा के बिड़ला फाउंडेशन ने की है, और रामकुमार मुखोपाध्याय को यह सम्मान मिलेगा।
और इसके बाद खबरों में बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि एआई को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में देश में एक ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। भारत खुद को एआई कैपेसिटी में, एआई नॉलेज में दुनिया में एक अग्रणी देश करके स्थापित कर रहा है। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एआई ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट भी हमने देश में संपन्न किया है। आज स्टैनफोर्ड की एक समीक्षा की कर मैं कोट करूं, भारत दुनिया की तीसरे बड़ा एआई नॉलेज अख्तियार कर चुका है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना न्यू इंडिया विजन 2047 के तहत प्रशिक्षित कामगारों के लिए विशेष पहल चला रही है, जिसमें वेतन बढ़ोतरी पर भी जोर है। उन्होंने कहा कि डिमांड ड्रिवन स्कीम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। स्किल इंडिया मिशन के तहत जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई उनके बारे में यदि देखा जाए तो 50%, लगभग 50% जो है महिलाओं की भागीदारी रही है। अगर मैं केवल जो न्यू एज टेक्नोलॉजी जिनकी बात आदरणीय सदस्य ने कही, उसके अतिरिक्त ईवी व्हीकल्स का सर्विस, सोलर एलईडी, सोलर पंप्स के मेंटेनेंस, आईओटी मशीन्स एंड इक्विपमेंट की मेंटेनेंस और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम डिवाइसेस के और सिस्टम्स के मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए जो ट्रेनिंग करते हैं, 5G नेटवर्क इंस्टॉलेशन के लिए जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, इन सारी न्यू एज टेक्नोलॉजीज में पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो लगभग 44% भागीदारी जो है ट्रेन होने वाले लोगों में महिलाओं की होती है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं देखूं तो कुछ कम है, लगभग 36% के आसपास जो है ये भागीदारी महिलाओं की है। भारतीय रेलवे की पहल वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्वदेशी उत्पादों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस पहल के तहत 2000 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस पर करीब 2326 आउटलेट खुल चुके हैं, जिनके जरिए स्थानीय कारीगरों के विभिन्न उत्पादों को लोगों तक सीधी पहुंच मिली है। इस पहल को केंद्रीय बजट 2022-23 में शुरू किया गया था। रेलवे स्टेशन पर स्थानीय कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराई गई ये जगहें उन्हें लाखों लोगों तक पहुंच देती हैं, जिससे करीब 1,32,000 लोगों को लाभ पहुंचा है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत प्रदर्शित उत्पाद हर क्षेत्र की अनूठी पहचान को दर्शाते हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर लगे स्टॉल में विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं, तो वहीं तमिलनाडु के तेनकासी जंक्शन पर बेंच से बनी बारीक कारीगरी वाली वस्तुएं स्थानीय कौशल और शिल्पकला को मंच दे रही हैं। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।